वेलकम टू कौशल आईएएस। तो हमने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है जहाँ पे हम न्यूज़ से ऐसे टॉपिक्स पिक कर रहे हैं जिनसे कि मेंस में सवाल आने का चांसेस है और हम उसको इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम उसका इसका इस सीरीज का सेकंड वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय पीवीटीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। समझ पा रहे हैं? तो पीवीटीज क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट होने में। तो क्वेश्चन इस पे है। अब ये क्वेश्चन क्यों मैंने यहाँ पे डाला, क्योंकि न्यूज में था अभी। ये देखिए आप कि मांकेडिया ट्राइब, उड़ीसा में मांकेडिया ट्राइब जो है, जो कि एक पीवीटीजी ट्राइब है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उसको क्या हुआ है, इंडियन उड़ीसा गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत उनको हैबिटेट राइट्स उनको दिया है। तो इसी वजह से ये न्यूज में था, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन हम लेके आए। ठीक है, तो ये जो रेड में जो लिखा हुआ है मैंने, हम अगर इन टर्म्स को समझ जाएंगे तो हम वो क्वेश्चन को भी अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके ये टर्म्स को समझते हैं। देखिए, पहला चीज तो हमें जो समझना होगा कि हैबिटेट राइट्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, देखो, हैबिटेट जो राइट्स हैं, पहले तो हम समझते हैं कि हैबिटेट क्या होता है। एक एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए या फिर एक फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटी के लिए हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट का मतलब होता है उनके लिए लाइवलीहुड। हैबिटेट का मतलब होता है उनका लैंड एंड फॉरेस्ट, इसमें जो उनका राइट होता है, इसमें इंक्लूड होगा उनका जो सोशियो कल्चरल जितना भी एक्टिविटीज है, एंड लास्टली उनके जो कस्टम्स हैं। ये सब मिला के एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी या फिर एक जो पीवीटीजी कम्युनिटी है, उनका हैबिटेट राइट्स बनाते हैं, जो कि उनका और उनके जमीन के साथ या फिर जो फॉरेस्ट में वो रह रहे हैं उनको क्लियरली डिफाइन करता है। उसको हम बोलते हैं हैबिटेट राइट्स। सेकेंड है मैंकिडिया। मैंकिडिया इज वन ऑफ द 13 ट्राइब्स जो कि पीवीटीजीज हैं, जो उड़ीसा में मिलते हैं। और इनको माना जाता है कि जो वेस्ट बंगाल या फिर जो छत्तीसगढ़ में जो बिहोर ट्राइब है, इनके ये सब ग्रुप हैं जिनको कि उड़ीसा में मांकेडिया बोला जाता है। ये ट्राइब पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले हम समझ जाते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 क्या है। ठीक है, देखिए, पहले आप समझिए फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट ना अलग अलग एंटिटी के हिसाब से उसका डेफिनेशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉमन आदमी हूँ तो फॉरेस्ट मेरे लिए प्रोबेबली एक सीनिक ब्यूटी होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ मैं टूरिज्म के लिए यहाँ पे जाऊंगा और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में मैं बात करूंगा। बट जब एक हम ट्राइबल के बारे में बात करते हैं जो कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल है, तो उसके लिए फॉरेस्ट उसका सब कुछ है, क्योंकि उसका लाइवलीहुड, उसका सारा सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज, उसका सारा कस्टम्स, वो सारा डिपेंडेंट होता है फॉरेस्ट पे। और अगर हम एक तीसरा पर्सपेक्टिव लें जो कि गवर्नमेंट होगा, तो गवर्नमेंट के लिए फॉरेस्ट का मतलब दो चीजें होता है। पहला तो गवर्नमेंट के लिए होता है कि एक रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, जहाँ से गवर्नमेंट कुछ इनकम कर सकती है। और सेकेंड चीज है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एंड उससे रिलेटेड जो है कि वाइल्ड लाइफ को बचाना है, एटसेट्रा। ये जो एक्टिविटीज हैं वो होता है। कोई भी पॉलिसी में अगर हमने इन, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, उसमें अगर इन तीनों में से हम अगर किसी भी पर्सपेक्टिव को छोड़ देंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वो मिस हो गया, देन ये एक्ट्स में क्या होगा, जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ ना कुछ लैकुनास रहेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या ये पहला एक्ट लाया फॉरेस्ट पे? नहीं। 1872 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया, बट उनमें कुछ कमी था जिसको कि ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है उसने फुलफिल किया। तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को और अच्छी तरह से लिखने में मदद मिले। ठीक है, देखिए, अगर हम फॉरेस्ट राइट्स को पहले समझते हैं, देन हम फॉरेस्ट एक्ट को समझेंगे। अगर हम फॉरेस्ट राइट्स के बारे में बात करें तो हम तीन हिस्सों में, तीन पॉइंट्स में उसको डिस्कस कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि बिफोर कॉलोनियल एरा। बिफोर कॉलोनियल एरा का मतलब है, मान लेते हैं हम एंशिएंट टाइम्स से मिडिवल टाइम्स को पकड़ रहे हैं। उसमें क्या हुआ था, जो किंग्स थे या फिर जो मोनार्क्स थे, ये मोनार्क्स रिकॉग्नाइज करते थे कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, उनका फॉरेस्ट पे इनहेरेंट राइट है, वो ये समझते थे। तो उन्होंने ज्यादा हेरफेर नहीं किया और फॉरेस्ट को मैनेज करने का, फॉरेस्ट से
कुछ चीजें हार्वेस्ट करने का और उसको कंजर्व करने का पूरा पूरा राइट उन्होंने ट्राइबल लोगों पे ही छोड़ दिया था। बट जैसा ही कॉलोनियल एरा आया और जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे कब्जा किया, तो हम क्या देखेंगे, 1878 में एक एक्ट पास होगा जिसका नाम है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, एफपीए एक्ट 1878। वहां पे उन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया कि इट इज द सोर्स एंड वेल्थ ऑफ द स्टेट। और ये एक्ट को लाने के पीछे, ये जो उन्होंने लाया फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके पीछे उनका एम ये था या फिर उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि फॉरेस्ट को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि आप अगर 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ चीजें वो वुड से बनती थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वुड क्यों चाहिए? रेलवे लाइंस बिछाने के लिए। समझ पा रहे हैं? जो पटरी के नीचे जो आज आज तो सीमेंट का बना हुआ होता है, उस टाइम पे वुड से होता था। फिर शिप बनाने के लिए, फिर रेलवे के जो डिब्बे होते थे वो लकड़ी से बनते थे। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती थी जो कि लकड़ी से बनती थी। और आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में, तो आप पढ़े होंगे कि एंग्लो बर्मीज वॉर, बर्मा जो कि म्यांमार आज जाना जाता है, उनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का झगड़ा होने का मेन रीजन था कि उनको वहां से टिम्बर चाहिए था। टीक प्लांट बहुत मिलता है बर्मा में, तो वो उनको चाहिए था, जबकि वो हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ वॉर लड़ा था। तो सिमिलरली जब इंडिया में वो आए तो उनको लगा कि ये फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करते हैं, और उन्हें डिक्लेयर कर दिया फॉरेस्ट इज द वेल्थ ऑफ द स्टेट, और कोई भी इस पे किसी का भी राइट नहीं है फॉरेस्ट के ऊपर। अब ये जब एक्ट लागू हो गया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला तो उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको उड़ीसा में पोडू चासा के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड चीज उन्होंने बोला कि जो जो वहां पे फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, उनको बोला कि आपके सारे लैंड राइट्स जो हैं वो आज से हम छीन रहे हैं, क्योंकि आपके जो लैंड्स है वो फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, इसी वजह से आपका उस पर कोई राइट नहीं रहेगा। उनको उनके लाइवलीहुड से बाहर निकाल दिया गया। और लास्टली जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका एम ये रहा कि ये जो कम्युनिटीज हैं उनको कभी भी फॉरेस्ट से कुछ हार्वेस्ट करने ना देना। तो ये सारा करके उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल्स, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज थे उनको बाहर निकाल दिया। अब अभी हमने ये बात किया था कि एक 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 फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी, ये पीबीटी से या फिर एक ट्राइबल का जो हैबिटेट होता है वो इन्हीं से होता है, लाइवलीहुड, लैंड, फॉरेस्ट, ये सारे प्रोडक्ट से होता है, तो ये उनसे छिन गया था। फिर क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसको हम 2 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। पहला होगा इमीडिएटली जब इंडिपेंडेंस हुआ, यानी 1947 के जस्ट बाद, तो पहला प्रॉब्लम जो इंडिया ने फेस किया वो तो ये था कि प्रिंसली स्टेट्स, जमींदार्स, वो सब वो इंटीग्रेट नहीं होना चाहते थे एज ए नेशन। तो उनको मनाने में, उनको इंटीग्रेट करने में हमारा बहुत सारा टाइम चला गया। और उसी वक्त हम ये जो कम्युनिटीज हैं जिनके साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, हम उसको एड्रेस नहीं कर पाए। ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ा, यानी सेकेंड फेज में क्या हुआ हम देखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आएगा। उसके बाद आएगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980। ये दो एक्ट आ तो गए, बट इनसे ये दो एक्ट जब हमने बनाया तो इसमें फिर से एक पर्सपेक्टिव मिस हो गया। वो क्या था? वो था वेलफेयर। वेलफेयर, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, इसके तहत हमने नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने बनाए। बट ये बनाने के चलते क्या हुआ ना, जो फॉरेस्ट को हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये कंजर्व फॉरेस्ट, ये प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, नेशनल पार्क हो गया, उसके अंदर बहुत से ट्राइब रहते थे, उनको डिस्प्लेस होना पड़ा। तो उनको क्या किया गवर्नमेंट ने, डिस्प्लेस किया, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए। बट क्या हुआ, उसमें भी लूप होल्स आए। बहुत सारे लोगों को जो गवर्नमेंट की जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी उसके तहत उनको कुछ मिल नहीं पाया। तो उनको क्या हुआ कि उनको दूर दूर जगहों पर जाके उनको सेटल कर दिया गया। अब उनका जो लाइवलीहुड है वो तो पूरा पूरा किस पे डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट पे। तो इसी वजह से वो क्या करते थे, अगर बहुत दूर भी उनको सेटल करवा दिया गया है, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो वो चल चल के फॉरेस्ट में जाते थे और छुप के वो क्या करते थे, फॉरेस्ट से जो वो चीजें हार्वेस्ट करते थे, जिनको कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोला जाता है, वो हार्वेस्ट करने लगते थे। तो उनका क्या हुआ, उनका झगड़ा चलने लगा। जो अथॉरिटीज थी जिनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का ड्यूटी दिया गया था, उनके साथ झगड़ा चलने लगा। कई केसेस में हमें वायलेंस भी देखने को मिला, यहाँ तक कि
बहुत सारे ऑफिसर्स का डेथ भी हुआ है, और ट्राइबल्स लोगों के साथ झगड़े के चलते जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो उनका भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इन सब जो जो प्रॉब्लम्स था, ये ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, उनके राइट्स को हमने जो नजरअंदाज कर दिया था, इन सब को फुलफिल करने के लिए वापस से हमने एक एक्ट लागू किया जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो ये वो एक्ट को लागू करने का बैकग्राउंड था। आई होप आपको ये उसका बैकग्राउंड आपको समझ आया होगा। आगे हम देखते हैं कि फीचर क्या था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में, जिसने कि ये जो दो एक्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड 1980, उनको फुलफिल किया। देखिए क्या था कि उसमें क्या किया गया। पहली बात तो वहां पे जो सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट था वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया, क्या कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस उनके साथ हुआ है उसको कैसे एड्रेस किया जा सके। सेकंड है, जो फॉरेस्ट विलेजेस हैं, वो विलेजेस जो कि फॉरेस्ट के अंदर या फिर उसके सरकमफेरेंस पे लोकेट हैं, उनको क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया एज रेवेन्यू विलेजेस। मतलब उनको वहां से रेवेन्यू जनरेट करने का मौका दिया जाएगा, यानी उनका लाइवलीहुड को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का बात किया गया। सेकंड, ये एक्ट के तहत हमने जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स हैं उनको हमने रिकॉग्नाइज किया। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, राइट टू ओन एंड सेल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। व्हाट डू यू मीन बाय माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एग्जांपल, हनी हो सकता है, ठीक है, लाख हो सकता है, वैक्स हो सकता है, जो जैसे सिल्क प्रोड्यूस होता है जिसको हम टसर बोलते हैं, टसर हो सकता है, आपका केंदू लीव्स हो सकता है, केंदू लीव्स जिससे कि हमारा जो बीड़ी इंडस्ट्री है वो चलता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स को हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोल सकते हैं। इसमें मेडिसिनल प्लांट्स आ सकते हैं, फ्लावर्स आ सकते हैं, ट्यूबर्स आ सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इन सब को वो यूज वो उसको हार्वेस्ट भी कर पाए, अपने खुद के लिए भी यूज करें और फिर उसको सेल भी कर पाए। ये राइट्स को हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में 2006 में रिकॉग्नाइज किया। और लास्टली, वो जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं उनको हमने फॉरेस्ट को मैनेज करने का राइट भी उनको दिया, क्योंकि वो जनरेशन से उसी फॉरेस्ट में रहते आ रहे हैं, तो उस फॉरेस्ट के बारे में उनका ज्यादा नॉलेज होगा। तो इनको डिपार्टमेंट के साथ मिला के बहुत सारे एक्टिविटीज किए गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जब भी वो आफ्फॉरेस्टेशन को फिर से फॉरेस्ट उगाने में वो करता है, रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स जब वो लॉन्च करता है तो इनके मदद से वो करते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा पता है, जंगल के बारे में उनको ज्यादा पता है, कौन सा प्लांट होता है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, एक्सेट्रा। तो तनुज्ञा करके एक होता है जहाँ पे डिपार्टमेंट क्या करता है, किसी एक कम्युनिटी के साथ मिलके एक कम्युनिटी फॉरेस्ट वो लोग बनाते हैं। तो वहां पे रिकॉग्नाइज किया गया कि आज से, ये एक्ट के बाद से, फॉरेस्ट को मैनेज करने का, उसको कंजर्व करने का और प्रोटेक्ट करने का हम क्या होगा, कुछ हिस्सा वो जो कम्युनिटी वहां पे रह रही है प्रीवियसली उनको देंगे। तो इससे क्या हुआ, आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में, जो फॉरेस्ट गवर्नेंस को हमने डिसेंट्रलाइज किया। जैसे आप पढ़ते हैं कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया था कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको डिसेंट्रलाइज किया। सिमिलरली ये जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया हमने क्या किया, फॉरेस्ट गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया। तो ये सारे हम देखेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आते हुए। अब इसमें से क्या है, इन्हीं के अंदर ही एक था जो कि हैबिटेट राइट, ये इन सबको मिला के ही कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो अभी क्या किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, अभी रिसेंटली जो मांकेडिया ट्राइब है उनको ये हैबिटेट राइट दिया है। तो अब वो क्या कर सकते हैं, अब ये जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, अब वो उसका फायदा उठा सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट से वो प्रोडक्ट्स हार्वेस्ट कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एंड अपना जो लाइवलीहुड है, अपना कस्टम्स है, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज को वो बचाए रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने दो जो कीवर्ड्स थे हमने उसको डिस्कस कर लिया है। हमारी जो लास्ट कीवर्ड है वो है मांकेडिया ट्राइब। देखिए, अभी हमने बात किया कि मांकेडिया ट्राइब जो है वो वन ऑफ द 13 पीवीटीजीज हैं जो कि उड़ीसा में मिलते हैं। ठीक है, और उड़ीसा में सबसे ज्यादा पीवीटीजीज हमें देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर स्टेट। इसी वजह से ये उड़ीसा का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये जो इश्यूज को फेस करते हैं
उनको वो एड्रेस करें। और ओडिशा ने दो ऐसे पीवीटीजी ट्राइब्स हैं जिनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत हैबिटेट राइट दिया है। ठीक है, उनमें से जो सेकंड है वो है मांकेडिया ट्राइब। जो पहला था, आप वो भी याद याद रख लीजिए, वो था आपका पोडू भुइयां ट्राइब। पोडू भुइयां ट्राइब ये जनरली हमें देखने को मिलते हैं देवगढ़, देवगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हमें जनरली देखने को मिलते हैं। और सेकंड जो ट्राइब हमें जिनको मिला है वो है मांकेडिया ट्राइब। उनका मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें मयूरभंज ये डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा मांकेडिया ट्राइब के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो इनका नाम मांकेडिया क्यों है। ये जो कम्युनिटी है, इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। दे वर स्पेशलाइज्ड इन रोप मेकिंग, रस्सी बनाना, एंड सेकेंड चीज है उनका मंकी कैचिंग। इसी वजह से ये मंकी से, उड़िया में मंकी को मांकड़ बोलते हैं, तो इसी वजह से वहीं से इनको उनका नाम मिला है मांकेडिया ट्राइब। बट माना जाता है कि एक सब क्लास है, बिहोर ट्राइब एक मिलती है, ये भी पीवीटीजी ट्राइब ही है। तो इनके सब सब क्लास हैं मांकेडिया ट्राइब। ये जनरली संथाल या फिर मुंडा लैंग्वेज यूज करते हैं। अब इनका जो पीवीटीजीज हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं, इनमें से जो चार इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल टूल्स, ये सब इनके साथ वो हो रहा था। तो अभी हुआ क्या है कि जब हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत इनको जब वो राइट दे दिया कि वो उनका हैबिटेट राइट दिया है, तो अब क्या होगा, इनका प्रोबेबली जो सोशियो इकोनॉमिक उनका जो पोजीशन था वो प्रोबेबली इंप्रूव होगा। गवर्नमेंट ने इससे पहले भी बहुत स्टेप लिया है, जैसे इनके लिए डेडिकेटेडली स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे। बट क्या था, ये जो पीवीटीजी ट्राइब होते हैं उनका एक फीचर है, उनका साइनेस होता है कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से वो जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनका ये ट्राइबल लोगों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। इसी वजह से वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जुड़ना नहीं चाहते। तो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स अगर बना भी देते हैं और अगर हम इम्प्लीमेंट करना भी चाहते हैं, तो ट्राइबल्स के तरफ से वो जो विलिंगनेस होना चाहिए वो हमें दिखता नहीं, तो वो दिखता है। इसके अलावा मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं जब डिग्री में था तो नेशनल जियोग्राफिक जो चैनल है, उन्होंने ये जो मांकेडिया ट्राइब है उनके मैरिज पे और उनके रहन सहन पे, उनके लाइवलीहुड पे एक वीडियो बना रहे थे। तो वहाँ पे मेरे दोस्त को चूज किया गया था एज ए ट्रांसलेटर, जो कि इंग्लिश से उनके लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट करके बताएगा। तो लकीली उसने मुझे भी बुलाया था, तो मैं गया था। तो मैंने उनका एक मैरिज का शूट हुआ था, तो मैंने वहाँ पे देखा था। क्योंकि ये कम्युनिटी फॉरेस्ट पे पूरा पूरा डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मैरिज होता है, डाउरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मेल फीमेल को देता है, जबकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हम देखते हैं कि फीमेल मेंबर मेल को देते हैं। इसके अलावा एक पिक्यूलियर फीचर ये है, ये जो घर बनाते हैं वो हट की तरह दिखता है, जिसको वो लोग टांडा बोलते हैं। जनरली वो साल के पेड़ से बनता है। और मैरिज में एक कस्टम हमने ये देखा कि जब लड़की का मैरिज हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पे एक सेरेमनी होता है, जहाँ पे कि एक तरफ लड़का खड़ा होता है और एक तरफ लड़की खड़ी होती है, और उसको मिट्टी से बना हुआ कीचड़ गोल गोल करके उसको देते हैं, और वो क्या करती है, वो अपने हस्बैंड को उससे मारती है। और मुझे नहीं लगता कोई वाइफ को अगर अपने हस्बैंड को मारने का मौका मिले और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे तो वो छोड़ेगी। खैर, तो ये हम देख रहे थे मांकेडिया ट्राइब के बारे में। आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है प्रीवियसली पीवीटीजी की पोजीशन को अच्छा करने के लिए। पहला है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसमें क्या बोला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, घर बनाए जाएंगे, रोड बनाए जाएंगे, पानी उनको अवेलेबल किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब फैसिलिटीज उनको दिए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा सेकंड स्कीम है। इसमें ये बोला गया जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कैसे अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करें, इसके बारे में यहाँ पे बात हुई। थर्ड है पीएम पीवीटीजी मिशन। ये तो स्पेसिफिकली पीवीटीजी के लिए ही बनाया गया है, कैसे उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हम जोड़ सकते हैं। एंड लास्ट है प्रधानमंत्री वन धन योजना। इसका मतलब यह है कि जो वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्जांपल जैसे बीड़ी बनाने के लिए वो केंदू लीव्स
जिसको टेंडुलिप्स भी बोलते हैं, वो अगर उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो कैसे उनको मार्केट के साथ इंटीग्रेशन किया जा सके, जिससे कि वो क्या करें, अपने हार्वेस्ट का इनकम और अच्छा इनकम उनको मिल सके। तो ये सब वहां पे बात किया गया। और इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स हैं, इनमें से कुछ इंपोर्टेंट स्कीम्स ये रहे। लास्टली आगे हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। पहली बात तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हम जंगल स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है। और जंगल स्कूल्स में हम क्या फोकस करेंगे कि हम कैसे वोकेशनल एंड उनको लाइवलीहुड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। सेकंड, हम एंटरप्रेन्योरशिप ये कैसे उनमें डेवलप हो सके, उसको हम फोकस कर सकते हैं बाय डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। थर्ड है टूरिज्म। फोर्थ है टारगेटेड स्कीम फॉर्मुलेशन। जनरली क्या होता है ना कि जब गवर्नमेंट स्कीम बनाती है तो जनरली वो क्या होता है, वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ये बेसिस पे वो डिजाइन करती है। जबकि हर ट्राइबल ग्रुप, हर पीबीटीजी, उसका चैलेंजेस अलग है, उसका नीड अलग है। तो हम कैसे एक स्कीम से सबको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या अप्रोच रहना चाहिए कि टारगेटेड स्कीम फॉर्मुलेशन। हमें वो ट्राइब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड देन उसके बेस पे हमें क्या करना चाहिए, स्कीम को फॉर्मुलेट करना चाहिए। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट इनकम जनरेशन ये कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं उनको, जैसे जो हम बोल सकते हैं कि एनिमल डोमेस्टिकेशन या फिर बर्ड डोमेस्टिकेशन, जैसे मुर्गा पालन हो गया या फिर बकरी पालन, ये सारी चीजों में हम उनको उनका ट्रेनिंग करवा सकते हैं, जिससे कि उनको मदद मिल सके इसमें। ओके, तो मुझे लगता है जो हमने क्वेश्चन लिया था आज, जो कि ये था आपका मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय पीबीटीजीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। तो और हमारा करंट अफेयर का वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया, उसका पीडीएफ और इसका भी पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके ये सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।